ठीक है, चैप्टर नेम क्या है आपका? कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अभी हुआ नहीं है ना कोरिलेशन एंड रिग्रेशन? कितने लोग ऐसे हैं जो बेसिक्स जिन्हें पता है मीन मीडियन मोड का? पता सबको, ऑलमोस्ट सबको पता होगा आई थिंक। ठीक है, मीन मीडियन मोड सिंपल। ठीक है, चलो, व्हाट इज कोरिलेशन? व्हाट इज कोरिलेशन? दो वेरिएबल्स के बीच में when we measure the extent of relationship between two or more than two variable, this is called correlation. Suppose we have x and y, दो वेरिएबल आपके पास हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो होगा कोरिलेशन। बट इससे पहले एक वर्ड है कोवेरियंस। कोवेरियंस, कोवेरियंस, व्हाट इज कोवेरियंस? जब आप कोरिलेशन निकालते हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की फॉर्मूला आपका होता है ना, दो वेरिएबल का आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है आपका कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार, where I equal to 1 to n this one। ठीक है, एंड सिग्मा एक्स इक्वल टू रूट 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, सिग्मा वाई इक्वल टू 1/n समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ठीक है, कोवेरियंस टर्म आपका ये है, समेशन आई इक्वल 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार डिवाइड बाई n। मैथमेटिकली इसे जो आप देख रहे हैं, ठीक है, ये है, बट जरा इसे थोड़ा सा क्लस्टर के फॉर्म में देखें, डेटा के फॉर्म में देखें एग्जैक्टली हो क्या रहा होगा, है ना। मैथमेटिकली तो वही ठीक है, कोवेरियंस क्या आते हैं, मेजर करता है डायरेक्शनल रिलेशनशिप। हम कह सकते हैं कि भाई डायरेक्शन बताएगा डेटा किस तरीके से पॉजिटिव साथ में जा रहा है, नेगेटिव साथ में जा रहा है, ऑल एंड ऑल। टेक्निकली दिखता कैसा है ये, अगर इसको देखें हम, सपोज आपके पास एक डेटा क्लस्टर एक्स का कुछ इस तरीके से है, ये एक्स का डेटा है, ये वाई का डेटा है। ठीक है, एक्स का मीन जो है सपोज यहां लाई कर रहा है एक्स बार, वाई का मीन सपोज यहां लाई कर रहा है वाई बार। ठीक, एकदम क्लियर रहिएगा। एक्स माइनस एक्स बार जब आप करते हो तो क्या होता है, वो डेविएशन होता है ओरिजिनल डेटा के साथ में। मीनिंग क्या हुई, एक्स बार का इस वैल्यूज के साथ डिफरेंस, इसके साथ में, मतलब ओवरऑल जो डिफरेंस आपका है ना, एक्स का अपनी ही वैल्यूज के साथ वो हो गया, जिसको आप मेजर करते हो एक्स आई माइनस एक्स बार का फॉर्म। वाई में क्या है, वाई आई माइनस वाई बार मीन्स एवरेज के साथ में इन डेटा सेट का। ठीक, अब अभी तक हम क्या कर रहे थे कि भाई एक्स और वाई के बीच का हमें कोफिशिएंट निकालना है, बट डिपेंड किस पे कर रहा है, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पे डायरेक्टली। और ये क्या है, एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार का मल्टीप्लीकेशन।
मीनिंग क्या हो रही है यहाँ पे? सपोज आपके पास एक क्लास ए है, एक लेन, एक बी लेन, एक सी लेन। मैं आपसे अगर ये बोलूं कि क्या आप दोनों ग्रुप के बीच में कोई रिलेशनशिप है? ऑफ कोर्स आप कहोगे यस है, बट अगर इस लेन में जो बच्चे बैठे हुए हैं ये रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, ठीक है, ये रेगुलर क्लास नहीं किए हैं, आज इनकी पहली क्लास है, भले ही इस ग्रुप के हैं और आपने क्लास रेगुलर की है, तो आपकी जो ग्रोथ है, इनकी जो ग्रोथ है, दोनों में कोई रिलेशनशिप होगा? मेजर तो आप करोगे क्योंकि सेम क्लास में आप कह सकते हो हैं, तो कर सकते हो कि रिलेशनशिप होगा, बट क्या वाकई में होना है? मीनिंग क्या है इसके पीछे की? मीनिंग ये है कि इनकी जो कंसिस्टेंसी है और जो आपकी कंसिस्टेंसी है उसमें रिलेशनशिप कैसा है? बात समझ में है? ये अपने डेटा के साथ ओरिजिनली कैसे कोरिलेटेड है खुद में, जिसको आप कहते हो ना कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और आपका जो सीवी है वो कैसा है? अगर दोनों लगभग मैचिंग उसमें होंगे तो ही आप आपस में कह पाओगे ना कि भाई आगे बढ़ के भी दोनों में रिलेशनशिप होगा। भाई क्लियर है ना ये चीज? तो इसके मीनिंग क्या हुई? एक्स आई मैथ आपने लिख दिया मैथमेटिकली, इट्स ओके, बट मैं ये कह रहा हूं कि इसके बीच में जो डिफरेंस है आप इसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो डिफरेंस का और फिर उसको एवरेज आउट कर रहे हो, ठीक है? तो जो डेविएशन है आप किसको कर रहे हो? इनके डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन, एक्स आई माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई वाई आई माइनस वाई बार। तो जो डेविएशन का मल्टीप्लीकेशन वो क्या दे रहा है एक तरीके का कि अगर ये आपस में कंसिस्टेंट है सेम रेशियो में और आप भी सेम रेशियो में, तो ही आगे चले कुछ इनका रिलेशनशिप होगा। इसीलिए अगर डायरेक्शन इनकी एक्स आई माइनस एक्स बार की और इनकी डायरेक्शन दोनों की डेविएशन सेम है तो क्या होगा? आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो उतना ही पीछे जा रहे हैं, ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है, ये वैल्यू नेगेटिव जा रही है, या ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा होगा? नेगेटिव हो रहा होगा ओवरऑल। क्यों? क्योंकि आर एक्स वाई आपका डिपेंड कर रहा है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पे, कोवेरियंस टर्म एक्स वाई एंड उसका सिग्मा एक्स सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दोनों का रेशियो। आर, आर एक्स वाई कोरिलेशन कोफिशिएंट आर, ठीक है? अब जब इसको लिखते हो फॉर्मूले फॉर्म में क्या हो जाता है? यही सेम आती है ना आपके पास, 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार रूट 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n एक्स आई माइनस एक्स बार का, सॉरी वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये 1/n दोनों इस वन से कैंसिल आउट होंगे, तो सिंपल आपका जो फॉर्मूला है आर एक्स वाई इक्वल टू हो गया समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार वाई आई माइनस वाई बार अपॉन रूट में समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर एंड समेशन वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। ये आप चेक करते हो, ठीक है? अगर इन दोनों के बीच में एक्स और वाई सेम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, ठीक है, और मैक्सिमम जो है वैल्यू कहां तक जाएगी इनकी? आर की वैल्यू होती है आपकी -1 से बिलोंग्स टू 1 to 1, आर एक्स वाई इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब अगर इसको ग्राफिकली देखें तो क्या होगा? जिसको आप कहते हो कि स्कैटर डायग्राम के फॉर्म में, स्कैटर डायग्राम कुछ और नहीं है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है डेटा सेट का, ठीक है? एक एक्स एक वाई, सिंपल, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया आपका,
एक ये हो गया आपका। जैसे जैसे एक्स मूव कर रहा है वैसे वैसे आपका वाई मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में। जैसे जैसे एक्स मूव कर रहा है वाई कांस्टेंट है, स्टैग्नेट है, ठीक है। जैसे जैसे एक्स मूव कर रहा है वाई नेगेटिव की तरफ आ रहा है, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, एक इस तरीके से है, एक इस तरीके से है एंड एक इस तरीके से है, ठीक है। दिस इज पॉजिटिव कोरिलेशन या पॉजिटिव कोवेरियंस। कोवेरियंस आपका डायरेक्शन को देता है कि डायरेक्शन आपका कैसे हो, क्यों डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली जो है इस पे कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई पर आर, ठीक है। तो जैसा इसका डायरेक्शन होगा कोफिशिएंट आपका उसी तरीके का। इसकी डायरेक्शन पॉजिटिव, कोरिलेशन पॉजिटिव, डायरेक्शन कोरिलेशन यहाँ पे क्या है, जीरो है, कोवेरियंस जीरो, ये नेगेटिव देन नेगेटिव, ठीक है। इसको एक वैल्यू से लेके समझते हैं एग्जैक्टली हमें करना क्या होगा अब इसमें, है ना। सीधे अगर हम चले आए इस पे तो कोरिलेशन कुछ और नहीं है, कोरिलेशन इज द मेजरमेंट ऑफ कैसा, नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं, और when we measure the extent of relationship between two variable, ठीक है, दिस इज कोरिलेशन, ठीक है। अब आपके पास जो वेरिएबल है सपोज x है एंड y है, करना क्या होगा आपको मैथमेटिकली ये समझ लीजिए पहले। x एंड y दो वेरिएबल हैं, आपको पता होता है भाई एक x है एक y है, सिंपल अर्थमेटिक मीन आप निकालना जानते हो, ठीक है। एक हो गया आपका xi एक yi, xi माइनस x बार का एक कॉलम बनेगा, ठीक है। दूसरा कॉलम क्या होगा, yi माइनस y बार का कॉलम होगा, सिंपल मीन डेविएशन। तीसरा कॉलम क्या होगा, xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, yi माइनस y बार का होल स्क्वायर एंड ये xi माइनस x बार एंड yi माइनस y बार। इतने ही कॉलम आपके इसमें रहने हैं, ठीक है। अब थोड़ा ये ना लिखने ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में आइए, एक क्वेश्चन करिए इसका जैसा, इसमें जो सॉल्व है वही कर लेते हैं। चलिए बात नहीं, प्रॉब्लम को इसको करिए, एक्स की वैल्यू बोलिए, इसमें 199 पेज पे है, जरा वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू बताइए। 50, 100, 150, 200, बातचीत नहीं भाई, 250, 300, 350, नेक्स्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। बात नहीं, जरा बुक बंद करो सब लोग, कॉपी निकालो और बुक बंद करो। देखो दो प्रॉब्लम आज करवा रहा हूँ पूरा मैं, एक कोरिलेशन का करवा रहा हूँ और अभी आगे एक रिग्रेशन करवाऊंगा, मॉडल एस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा उसमें, दोनों एकदम पूरा मगअप कर लो। ये देखिए xi माइनस एक्स बार क्या होगा, मीन निकालो इसका क्या होगा, व्हाट इज मीन, मीन कितना है 200, इसका मीन y बार का, y बार कितना है 40,
अब देखो एकदम स्मूथली चलो, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितना आ जाएगा आपका -150, दिस इज -100, दिस इज 50, दिस इज 0, just 0, this is +50, 100 एंड +150, ठीक है। सेम इसका बताओ, -30, ये -20, -10, 0, +10, 20 एंड 30। बात नहीं, अगर मैं यहाँ पे बता रहा हूं तो ध्यान रखो, तुम्हारा एक साथ कई चीज कैलकुलेट हो रही हैं। एक तुम्हारा मीन कैलकुलेट हो रहा है, एक तुम्हारा वेरिएंस भी कैलकुलेट हो रहा है, क्योंकि वेरिएंस कुछ और नहीं होता है, वेरिएंस आपका होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि एक बार तो अभी जो कैलकुलेट करोगे ना ये सारा टर्म, तो तुम्हारा मीन, वेरिएंस, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोवेरिएंस सारा ही कैलकुलेट हो रहा है। ये बताओ क्या होगा, 22,500, this one 10,000, this 2,500, this is 0, again 2,500, 10,000, 2,2,500। ये बताइए y माइनस वाई बार 900, 400, 100, 0, 100, 400, 900, ठीक है। ये बताइए 4,500, ये कितना है, बात नहीं, आपस में बात नहीं भाई, 500, अगेन 4,500, लास्ट ठीक है, ओके, ठीक है। सबका सम निकालिए जरा, इनका सम, इनका सम एंड इनका सम करिए। ठीक है, ये कैलकुलेट हो गया, ठीक है। हाँ बताएं, हाँ नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, ठीक है। मीनिंग क्या हुआ, आपको मीन भी मिलेगा यहाँ से, वेरिएंस के लिए भी जो स्टेब्लिश करे फॉर्मूला उसका भी कैलकुलेशन हो गया ऑलमोस्ट, और आपका जो कोवेरिएंस टर्म है वो भी, ठीक है। यहां से आपको क्या आएगा, देन आर एक्स वाई इक्वल टू, what is Rxy? Covariance of xy upon sigma x sigma y. This is summation xi minus x bar yi minus y bar divided by root of summation xi minus x bar का whole square and root of summation yi minus y bar का whole square. Summation I equal to 1 to n वेरी कर रहा है आपका ये, ठीक है।
ठीक, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है बताओ, टोटल कैलकुलेटर बताओ क्या होगा, पेन कॉपी में चलाओ, ऐसे नहीं, ओरल नहीं। नहीं नहीं, आई इक्वल टू वन, वन टू एन, वन टू एन, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना हो गया वो, 14,000 रूट ऑफ कितना आ रहा है दोनों का, फाइनल वैल्यू बताइए कितनी आएगी, वन, क्लोज टू वन, नियरली इक्वल टू वन, क्लोज टू वन, मीनिंग क्या हुआ कि परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अगर ये वैल्यू तुम्हारी निगेटिव होती तो क्या होता, डायरेक्शन चेंज, कोरिलेशन तो परफेक्ट है बट निगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स में तुम लोग करते हो, सिंपल एक एग्जांपल है साइन थीटा एंड कॉस थीटा का, जैसे जैसे साइन थीटा बढ़ता है कॉस थीटा वैसे वैसे घटता है। तो कोई पूछे आपसे एग्जांपल कि एक एग्जांपल दो नेगेटिव कोरिलेशन का, ठीक है, मीनिंग क्या हुआ, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में अगर कोरिलेशन पॉजिटिव होगा तो दोनों एक साथ मूव ऑन करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, नेगेटिव होगा तो एक आगे बढ़ेगा दूसरा नेगेटिव होगा, मीनिंग क्या हो गया, कोई कोरिलेशन नहीं है, जीरो कोरिलेशन, आप जहां पे थे वहीं पे हैं, अगला बढ़ रहा है, ठीक है, एक्स आगे बढ़ रहा है, वाई आगे बढ़ रहा है, परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, एक्स आगे की तरफ रेस कर रहा है, वाई नेगेटिव की तरफ रेस कर रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है, एक्स आगे की तरफ बढ़ रहा है, वाई कांस्टेंट एक जगह पे है, स्टैग्नेट है, कोई कोरिलेशन नहीं है, नो कोरिलेशन, ठीक है, आ रहे वन बाई वन वहीं पे आ रहे हैं, रुके रहिए आराम से, ठीक है, ये हो गया ना, वैल्यू यहां से बना गई, लीनियरिटी पे भी आगे आएंगे जब रिग्रेशन पे आएंगे तब, ठीक। तो मीनिंग क्या हुआ कि कोरिलेशन आपका पॉजिटिव है तो प्लस वन तरफ, नेगेटिव है परफेक्टली तो माइनस वन, बाकी वैल्यूज आपकी माइनस वन से वन के बीच में लाई करेंगी, ठीक। ये पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्टली कोरिलेटेड क्यों ऐसा है, क्योंकि आप यहाँ पे डेटा पे देखिएगा इक्वली स्पेस्ड, जैसा एक्स था वैसा इक्वली स्पेस्ड वाई भी था, मीन्स, ठीक है, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में, जैसे मैं कहूं कि भाई जैसे जैसे हमारी जीडीपी बढ़ रही है, मान लो हम कहना चेक करना चाहते हो कि तुम कि जीडीपी और हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें क्या रिलेशन है बताओ, या मैं जीडीपी कहूं, प्राइस रेट कहूं, जीडीपी कहूं, सर्विस सेक्टर कहूं, जो भी मैं कहना चाहता हूं, किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कैसा रिलेशनशिप है वो आप मेजर करिए डेटा के बेसिस पे कि डेटा कैसा है एक्स और वाई के बेसिस पे, बट दो वेरिएबल कैसे आपके हैं, ठीक है। मैं कहता हूं भाई आप स्टैटिस्टिक्स में जितना ग्रो अप कर रहे हो, ठीक है,
आपका एक बैच हो गया, एक बैच कोई और ले लो, दोनों में कोई कोरिलेशन है तो कैसे चेक करोगे? आपके बैच के जो मार्क्स है सारे स्टूडेंट का वो हमने ले लिया, एक्स का, बैच ए का, बैच बी का ले लिया, उनमें आपस में देख लिया भाई क्या रिलेशनशिप है कि नहीं है। वही तो बताया कि अगर आपका डेटा पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो कितना पॉजिटिव हो सकता है, मैक्सिमम वैल्यू उसकी 1 होगी, 1 का मतलब हुआ परफेक्टली कोरिलेटेड। ठीक है, अगर आप इसको मूव करते हो तो कुछ इस तरीके से समझो कि मान लो वैल्यू आपकी एक एक्स है एक वाई है, ठीक है, एक लाइन आपकी डेटा यहाँ पे ऐसे है, एक डेटा ऐसा है आपका, एक डेटा ऐसा है, कुछ इस तरीके से, तीन तरह के डेटा सेट है। हमें ये देखना नहीं कि डेटा सेट कैसा है, डेटा एक्स और वाई के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, मीनिंग कि जैसे जैसे एक्स बढ़ रहा है क्या उसी रेशियो में वाई बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों को रेशियो चेक करा तभी तो। कोवेरिएंस टर्म आपका डायरेक्शन देता है और आर आपका क्या दे रहा है, कोफिशिएंट दे रहा है कि कितने लेवल पर है। ठीक है, तो आर की वैल्यू आप किस पे डिपेंड कर रही है, आर एक्स वाई इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। तो मीनिंग क्या हो गया, अब सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या होता है और कोवेरिएंस एक्स वाई क्या होता है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर का एवरेज। आप वही कर रहे हो ना, दूसरा क्या कर रहे हो, मीन वैल्यू का एवरेज। तो मीन वैल्यू क्या है आपके पास, एक्स आई का एवरेज। फिर आप क्या कर रहे हो, उनके जो डेविएशन है उनका एवरेज। अगर एक लेमैन के तरीके से अगर बात करो, हम जो मेजरमेंट कर रहे हैं टोटल मेजरमेंट, उसमें कितनी चीजें कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास कोई वैल्यू नहीं थी, सिर्फ एक्स और वाई की दो वैल्यूज दी हुई है, मेजरमेंट आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, एकदम एज ए लेमैन कि आपको बिल्कुल बेसिक से चलना है, याद कुछ नहीं करना है। कैसा होगा, एक आपके पास वेरिएबल था एक्स आई, कुछ वैल्यूज हैं, एक आपके पास है वाई है। आपने सबसे पहला काम क्या किया था, मीन निकाला था। कैसे मीन निकाला था, समेशन ऑफ एक्स आई बाई एन, टोटल ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर आपने क्या किया, वाई आई के लिए वाई आई अपॉन एन, सारे ऑब्जर्वेशन की जितने वैल्यू टोटल है उनका सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगेन आपने क्या किया, एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर इसको हम देखें ग्राफिकली तो क्या होगा, ये डेटा सेट के बीच में इनका एवरेज, जिसको आपने कहा कि ये यहां पे लाई कर रहा है, मान लो एक्स बार हो गया। ठीक है, डेटा सेट वाई था आपका, वाई का एवरेज आपने सपोज यहां किया, वाई बार हो गया, ये एक्स था ये वाई था, दो आपने कर लिया। फिर क्या आता है कि एक्स के साथ में एक्स बार का डेविएशन हर वैल्यूज का। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ये डिफरेंट वैल्यूज के साथ में उनका डेविएशन, इनका भी आपका डेविएशन। ठीक है, बट सिर्फ डेविएशन से काम नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, उन डेविएशन का एवरेज भी ले रहे हो। डेविएशन का आपने जब सम किया तो 0 आ गया, फिर आपने क्या किया, उसका स्क्वायर किया एक्स बार के स्प्लिट में तो वो मिनिमम होता है, आपने उसका एवरेज लिया। ठीक है, डेविएशन के स्क्वायर का एवरेज, डेविएशन के स्क्वायर का सम किया, फिर आपने इसका एवरेज लिया, ये आपका क्या हुआ, सिग्मा एक्स स्क्वायर। वेरिएंस है ना, मीनिंग क्या हुई कि पहले आपने एक्स का मेजरमेंट किया पूरा, उसका एवरेज लिया, आपने इनके डेविएशन के स्क्वायर लिया, उसका एवरेज लिया। थर्ड आप क्या कर रहे हो कि इनके जो डेविएशन है और इनका जो डेविएशन है, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन, फिर उसका एवरेज, जो कि आप कहते हो क्या, इस वाले टर्म पे भाई एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार, इनका समेशन और फिर बाई एन, तो वो हो गया कोवेरिएंस टर्म। ठीक है, तो आपने क्या किया, पहला मीन लिया, वेरिएंस लिया एंड कोवेरिएंस लिया।
मीन आपका सेंट्रल वैल्यू दे रहा है, वेरिएंस क्या दे रहा है आपका, डिस्पर्सन फ्रॉम मीन दे रहा है, ठीक है। और देन आपको कोवेरियंस क्या बता रहा है कि दोनों के बीच में डायरेक्शन कैसा है। अगर ये डायरेक्शन एक्स आई माइनस एक्स बार जैसे आप कर रहे थे यहाँ पे एज्यूम्ड मीन या एज्यूम्ड मीन के साथ किसी वैल्यू के लिए एक पॉजिटिव एक निगेटिव आ रही है ना। मान लो आपके पास एक एक्स है एक वाई है, आपने जो डेविएशन लिया था इनका एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार का, अगर ये वैल्यूज मान लो एक पॉजिटिव आई, कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव 10 आया, ये निगेटिव हो गया, ठीक है। ये निगेटिव आ गया मान लो 20, ये पॉजिटिव हो गया, तो कुछ हैजर्ड वे में है ना। मीनिंग क्या हुआ, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है और साथ में पैरेलल यही पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मीनिंग डायरेक्शन कैसा है उनका, तो कोवेरियंस कैसे देता है आपको, कोवेरियंस आपको डायरेक्शन भी बताता है, बट आर एक्स वाई क्या है, कोफिशिएंट है मेजरमेंट उसके डायरेक्शन का एक तरीके से, ठीक है। और पैरेलल आप एक चीज ध्यान दो, अगर तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, दोनों के बीच की जो कंसिस्टेंसी है वो कैसी है, कंसिस्टेंसी में आप क्या चेक करते हो, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका जो होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार, ठीक है। अगर आप कंसिस्टेंट हो आप भी कंसिस्टेंट हो तो मीनिंग है कि दोनों में आपस में रिलेशनशिप होगा क्योंकि सेम डायरेक्शन दोनों चल रहे हो, अगर गैप है दोनों में तो प्रॉब्लम, ठीक है। ये हो गया आपका कोरिलेशन। पॉजिटिव या नेगेटिव दो डायरेक्शन होंगे, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग वे में, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो परफेक्टली कोरिलेटेड है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो कोरिलेशन नेगेटिव है। किसी भी जगह, जैसे आज हम कहते हैं भाई कि जो रेपो रेट है, ठीक है, हम रेपो रेट बढ़ाते हैं तो क्या होता है हमारा, लिक्विडिटी कम होती है ना, रेपो रेट घटाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। बैंक रेट तुम क्या करते हो, बढ़ाते हो तो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट कैसा होगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी। भाई क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, आपको आरबीआई फंड रिलीज इस तरीके से ज्यादा कर रही है, आप कैसा मार्केट में क्या करोगे, पैसा ज्यादा रिलीज करोगे, ठीक है, इंटरेस्ट रेट आपको क्या होगा, कम होगा, है ना, सेम हो गया, ठीक है। तो एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल का इफेक्ट, ये तो हो गया आपका। अब ये इफेक्ट जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है, इफेक्ट कैसा है, ठीक है, लीनियर है या नॉन लीनियर है, इसका मेजरमेंट कैसे होगा, ठीक है। अब उस मेजरमेंट से पहले मैं आपको स्टेब्लिश करता हूं कि मॉडल जनरेट कैसे हो रहा है और मॉडल पे इफेक्ट कैसा आ रहा है, ठीक है, वहां बाद में आते हैं, पहले मॉडल पे आते हैं। ये तो कोरिलेशन हो गया, दो वैल्यूज के बीच में आपस में रिलेशनशिप, कोवेरियंस टर्म इनका। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज मॉडल, मॉडल क्या होता है, व्हाट इज मॉडल, बताओ भाई, बेसिक स्ट्रक्चर, हमने डिपेंडेंट अभी बोले ही नहीं, हम सिर्फ कह रहे हैं मॉडल क्या है, तो बाद में देखेंगे कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट, सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूं कि व्हाट इज मॉडल। कुछ और, मॉडल क्या होता है, हाँ कोई भी मॉडल, ओके, और किसी डिजाइन को एक्सप्लेन करना, ओके, और साइंस में मॉडल, मान लो तुम्हारे पास अगर हम कहें कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स, मॉडल है ये, y इक्वल टू एफ एक्स, सिंपल से ये है कि किसी भी फिनोमेना को, है ना, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाते हैं
तो उसे हम मॉडल कह सकते हैं। किसी फिनोमिना को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख पाते हैं तो उसे हम मॉडल कहते हैं। ठीक है, व्हेन एनी फिनोमिना एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स सिंपल, ठीक है, तो वो होता है आपका मॉडल। बट वो मॉडल कैसा होता है? मैथमेटिकल मॉडल। समझना यहाँ पे कंडीशन दोनों में अलग अलग है। व्हेन एनी फिनोमिना एक्सप्रेस इन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, देन यू कैन से दैट दिस इज अ मॉडल। ठीक है, y is equal to fx is a model and this is a mathematical model। ठीक, ठीक है। और इसी मैथमेटिकल मॉडल में मॉडल y नहीं है, y इक्वल टू fx एक पूरा मॉडल है। ठीक है, हाँ fx फंक्शन हुआ, बट ये कंप्लीट मॉडल हुआ, ये कंप्लीट मॉडल हुआ। ठीक है, बट अगर इसी में y इक्वल टू fx प्लस एक टर्म एप्सिलॉन यहाँ पे ऐड कर दें, दिस इज स्टोकेस्टिक टर्म या प्रोबेबिलिस्टिक टर्म, देन दिस मॉडल इज स्टोकेस्टिक मॉडल या स्टैटिस्टिकल मॉडल। अभी तक ये मॉडल कैसा? सिंपल मैथमेटिकल मॉडल था। अब मॉडल ये कैसा हो गया? स्टैटिस्टिकल या प्रोबेबिलिस्टिक या स्टोकेस्टिक मॉडल, ड्यू टू दिस वन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज द एरर। अब एरर क्यों मेजर कर रहे हैं हम? एरर का मेजरमेंट क्यों होता है? एरर का मेजरमेंट क्यों करते हैं हम? व्हाट इज एरर? पहली चीज तो एरर क्या है? मीनिंग क्या हुआ कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है ना, एक तरीके से उसका डेविएशन। ठीक है, या समटाइम्स एरर क्या होता है? जिस वेरिएबल को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, जिसकी वजह से नॉइज क्रिएट होता है ना। मैं क्लास में मान लो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप सारे के सारे शांत बैठे हो, कोई एक दो बात कर रहे हो, तो क्या हो रहा है? हमें डिस्टर्बेंस हो रही है ना, तो वो जो नॉइज है वो क्या है? एरर के फॉर्म में है। ठीक है, या हमने कोई मॉडल फिट किया, तो अब जो फिटेड मॉडल है और जो ओरिजिनल वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, एरर। एरर के साथ एक कंडीशन और है कि एरर आपका कैसा होना चाहिए? इन जनरल एरर आपका नॉन स्क्यूड होता है, स्क्यूनेस नहीं होता उसमें। स्क्यूनेस ना होने की मीनिंग क्या हो गई? कि सिमेट्रिकल होगा, और सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या हो गया? कि थ्रू आउट द क्लास मैं एरर एज्यूम करके चलूंगा कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इंडिपेंडेंट हो आपस में। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं हुई, कोई ऐसा एरर है जो कि आइडेंटिफिएबल है और किसी पर्टिकुलर प्लेस से आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योस क्रिएट करेगा। ठीक है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका एरर का है वो कैसा है? नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, आईआईडी है। ठीक, ये हो गया आपका मॉडल। अब कोई मॉडल लीनियर है कि नहीं? ठीक है, y इक्वल टू, जो आपने सिंपल अभी पढ़ा होगा पहले के क्लासेस में, है ना, ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, एक मॉडल की भाई स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। सिंपल स्ट्रेट लाइन फॉर्मूला है ये। ठीक है, ये कैसा होता है? अगर जीरो से पास कर रहा है तो ये हो गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस कर रहा है तो ये हो गया। ये क्या टर्म आपका है? यहाँ पर a की वैल्यू 0 है, तो ये आपका a है, इंटरसेप्ट। और ये क्या है आपका? b, स्लोप ऑफ द लाइन। अब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में, ठीक है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में कहता हूं कि लीनियर मॉडल है। कैसे? सबसे पहली चीज तो ये, अगर हम इसे कहते हैं कि भाई ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स में डिपेंडेंसी क्या है? सिर्फ x एक है। ठीक है, y के साथ रिलेशनशिप है, तो अब ये एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है ना यहाँ पे। मीनिंग क्या हो गया?
कि जब हम दो वैल्यूज के बीच में x और y के बीच में मेजरमेंट कर रहे थे किस लेवल से, कि दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली मींस एक्सटेंट ऑफ पर्टिकुलर वैल्यूज जो भी होंगी आपकी, ठीक है। तो क्या हो रहा था उसमें कि डायरेक्टली x और y में एक एसोसिएशन है जो पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में हो रहा होगा। बट अगर हम चाहते हैं कि हम स्टेब्लिश करें रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, अभी क्या होता है यहाँ पे मेजरमेंट क्या था, किस लेवल का है, मींस एक्सटेंट ऑफ मेजरमेंट की हम बात कर रहे थे। अब हम क्या कहना चाहते हैं, वी स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y, ठीक है। तो x और y के बीच में जो डायरेक्शनल रिलेशनशिप है वो आपका है कोरिलेशन के फॉर्म में, लेकिन जब आप उसमें स्टेब्लिश करते हो, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ले आते हो, तो अब वो आपका क्या है, वैल्यूज रिग्रेशन के फॉर्म में, ठीक है। व्हेन वी स्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y, देन वी से दैट दिस इज द फॉर्मुलेशन ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। एंड वी जस्ट जनरली मेजर द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, देन दिस इज द सिंपली जस्ट अ कोरिलेशन, ठीक है। कोई मॉडल लीनियर होगा, इसका मीनिंग ये हो गया कि लीनियर मॉडल कब होगा। पहला तो आपका ये हो गया मॉडल, सपोज मैं लिखता हूं y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस एप्साइलन। एक हमने लिखा y इक्वल टू x बीटा प्लस एप्साइलन। एक हमने लिखा y इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 स्क्वायर x2 प्लस एप्साइलन। एक हमने लिखा y इक्वल टू बीटा 1 x1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 स्क्वायर x2 स्क्वायर। एक हमने लिखा y इक्वल टू बीटा 1 x1 स्क्वायर प्लस बीटा 2 x2 स्क्वायर प्लस बीटा 3 x3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखिए अलग अलग मॉडल, अलग अलग मीनिंग। अगर हम यहां पर x की एक वैल्यूज के लिए काम करें, सिंगल वन वैल्यूज, डिपेंड इस पे है, दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, दिस इज द इंडिपेंडेंट, दिस इज डिपेंडेंट। अगर एक वैल्यू एसोसिएट यहां से हो रही है y के साथ में, तो ये क्या है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मोर देन वन वैल्यूज तो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, बट यहां पर y सिंगल है। अब अगर हम एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि जहां पर y की वैल्यूज भी डिफरेंट डिफरेंट आए, मतलब y1 y2 y3 y4, तो अब क्या हो गया, ये मल्टीवेरिएट, ये आपका यूनिवेरिएट सिंपल लीनियर रिग्रेशन, यूनिवेरिएट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, दिस इज मल्टीवेरिएट। अब लीनियरिटी डिपेंड किस पे करती है, कोई पर्टिकुलर मॉडल, कोई भी लाइन जिसको तुम कहोगे कि भाई वो लीनियर है, लीनियर इन पैरामीटर होना चाहिए, लीनियर इन पैरामीटर नॉट इन वेरिएबल। y इक्वल टू एक्स बीटा प्लस एप्सिलॉन बीटा पावर 1, y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 लीनियर आपस में, y इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा 2 की पावर यहाँ पे अब 2 है, तो अभी क्या हो गया, लीनियरिटी यहाँ पे नहीं है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप है ये, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है तुम्हें कि अगर लीनियर पैरामीटर है तब तो रिलेशनशिप कैसा है, लीनियर है, अदरवाइज नॉन लीनियर या, ठीक है। x की वैल्यू क्या है, x की पावर क्या है, उससे मीनिंग नहीं है आपको, ये कैसा है, नॉन लीनियर, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 स्क्वायर हो गया, ये बीटा 1 x1 स्क्वायर बीटा 2 बीटा 3, यहाँ पे क्या है, ये लीनियर, ठीक है ना। किसमें पैरामीटर, सेकंड नॉन लीनियर, लास्ट लीनियर, क्योंकि बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 सबकी पावर 1 है, x1 पे आपकी पावर अलग अलग है, नॉन लीनियर, बीटा 2 की पावर 2, लीनियर इन पैरामीटर ओनली डिग्री 1,
ठीक है, लिनियरिटी डिपेंड करती है पैरामीटर के ऊपर। कोई भी रिलेशनशिप डिपेंड करता है कि पैरामीटर का कैसा है बिहेवियर, पैरामीटर में कैसा लीनियरशिप है, कैसा है रिलेशनशिप, एक्स की वैल्यूज पे नहीं। हाँ, लीनियर और बिल्कुल वो भी लीनियर है, डिपेंड कर रहा है पैरा कोफिशिएंट क्या है उसका। वो फुल कोफिशिएंट क्या है उसका, ए बी स्क्वायर हो गया ना, एक्स स्क्वायर हो गया ना, ए की वैल्यू 1 हो गई, एम की वैल्यू 1 हो गई। बात समझ में आया? अब वो रिलेशनशिप दूसरा है उसमें है जिसमें तुम कहते हो कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली डिपेंडेंट एक दूसरे पे हैं, बट जब तुम मेजर करते हो ना कोरिलेशन तो नहीं आता, बट जो मेजरमेंट उनका है वो तुम्हारा क्या है, लीनियर है, क्योंकि लीनियर डिपेंड किस पे कर रही है, पैरामीटर पे। अगर कोई मॉडल लीनियर इन पैरामीटर है तो ही तुम कहोगे कि वो लीनियर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, बीटा 1 बीटा 2 ये नॉन लीनियर हो गया। चलो इतना तुम्हें जाना भी नहीं आगे, तुम्हारे कोर्स में इतना नहीं है। ठीक है, तुम्हें सिर्फ यहीं पे रहना है। हाँ बीटा 2 स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नहीं लिख सकते हो तो उससे कोई, वो तो एरर टर्म है, वो कोई इशू नहीं। ठीक है, चलो अभी हम काम किस पे करना है हमको, अभी इस पे। अब हमें ये है प्रॉब्लम कि भाई y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स एक रिलेशनशिप है, ठीक है, हमें ए और बी पैरामीटर की वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं है। ठीक, अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे, ध्यान रखो, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स आपके पास एक मॉडल है, पैरामीटर की वैल्यू पता नहीं है। अब मैं पूछूं आपसे कि पहले मॉडल आया कि पहले डेटा? किसने बोला पहले मॉडल? डरो नहीं, बोलो किसने बोला, तो मुंह क्यों छुपा रहे हो फिर? बताओ भाई कितने लोग इतने हैं कि जो मॉडल के पक्ष में पहले मॉडल आया बाकी सब लोग पहले डेटा आया। मॉडल के अकॉर्डिंग ही डेटा आ रहा है। मिस्टर इंडिया देखी तुम लोगों ने? नहीं, मिस्टर इंडिया एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, है ना, जिसमें मोगैम्बो खुश हुआ था, अब याद आ गया सबको। उसमें क्या था कि वो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जैसे ही रेड मिरर के सामने उसे ले जाते हैं वो आइडेंटिफाई होता है। ठीक, मीनिंग क्या हुआ कि जो डेटा का बम्बार्डमेंट है जब वो मॉडल के पास से जा रहा है या मॉडल के ऊपर पड़ रहा है तो मॉडल आइडेंटिफाई हो जा रहा है। मीनिंग ये है कि मॉडल नेचर में पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए हो, तो आप इमेजिनरी डेटा सेट के बेसिस पर मॉडल का आइडेंटिफिकेशन करते हो, और जब एक बार मॉडल आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर आप उससे डेटा जनरेट करते रहो। सीधा कॉन्सेप्ट है ये, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो सबको समझ में आए, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो किसी बैकग्राउंड का हो। ठीक है, कि नेचर में मॉडल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। एग्जांपल बता दिया, तुम एक्सरेज कैसी होती है तुम्हारी, तुम जाते हो मशीन में तो क्या तुम होते नहीं हो, क्या तुम्हारी बॉडी होती नहीं है? बॉडी होती है, उसका मॉडल एग्जिस्ट कर रहा है, बॉम्बार्डमेंट होता है डेटा का एक्सरेज का, जहां जहां से नहीं होता है वो तुम्हारे क्लियर पिक्चर आइडेंटिफाई कर देता है। ठीक है, बहुत बेसिक समझने के लिए कि मॉडल नेचर में एग्जिस्ट करता है, आप उसे डेटा के थ्रू आइडेंटिफाई करते हो। तो कैसे आइडेंटिफाई करते हो? जिस लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उन दोनों के कोफिशिएंट की वैल्यू आइडेंटिफाई करना है विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई, जो भी है यहाँ पे एक इमेजिनरी डेटा है जिसकी बेसिस पे तुम यहाँ पर रिलेशनशिप लेते हो। ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ये आइडेंटिफाई होगा तो y कैप इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप एक्स, ये तुम्हारी एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई इसकी कोफिशिएंट की। अब तुम यहां से वैल्यू निकालते चले जाओ। ठीक है,
बात समझ में आया? ठीक, अब ये वैल्यूज कैसे निकल रही होंगी? डेटा तुम्हारा जब यहां से कोई लाइन पास हो रही है किसी पॉइंट एक्स वाई से, लाइन तुम्हारी पास हो रही है यहां से, तुम क्या चाहते हो कि सारे के सारे डेटा पॉइंट जितने भी हैं, ऑल द डेटा पॉइंट लाई इन द स्ट्रेट लाइन जहां से पास हो रही है, बट कुछ डिफरेंस होता है यहाँ पे। ठीक है, यहां से पास हो रही है इस लाइन से, मान लो एक्स बार वाई बार से ये, और ये डेटा है तुम्हारे, तो कुछ इधर के डेविएशन, कुछ यहाँ डेविएशन। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड में एक डेविएशन है, और जितना ये क्लोज होगा, जितना ये क्लोज होगा, मीनिंग ये हुई कि अगर सारे के सारे पॉइंट यहाँ पर लाई कर जाएं इसी पे, ठीक है, तो तुम कहोगे कि ये बेहतर स्टेब्लिशमेंट है, एक कंप्लीट स्टेब्लिशमेंट है, जहां पे तुम्हारा एरर बिल्कुल भी नहीं है, रेसिडुअल बिल्कुल भी नहीं है, सारे पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे लाइन पर लाई कर रहे हैं। डिफरेंस कैसा कैसा होगा? कुछ इस तरीके का, जितना स्कैटर्ड होगा उतना ही क्या होगा, तुम्हारा रिलेशनशिप में डेविएशन क्रिएट होगा। ठीक है, और जितना क्लोज होगा रिलेशनशिप उतना ही तुम्हारा बेहतर होगा। ठीक है, एक इसका भी एग्जांपल कर लो पहले कैलकुलेट करके कि रिग्रेशन लाइन फिट कैसी होती है, वैल्यूज। ये दोनों एग्जांपल ध्यान रखो, एकदम रट लेना है, मतलब एग्जाम में तुम्हारे ना ये गारंटीड है कि कुछ प्रैक्टिकल आना चाहिए इससे, थ्योरी में, कि भाई एक नॉर्मल दे दिया, कोफिशिएंट निकालो उसका, कोवेरिएंट टर्म निकालो, तो आपको पढ़ना भी ऐसे ही है। चेक करते हैं वैल्यूज क्या है तुम्हारी। पेज नंबर 203 पे एक एग्जांपल है, देखते हैं उसे। बात नहीं बिल्कुल भी, देखो इंटरसेप्ट का तुम लोग में डिटरमिनेशन कैसे हुआ है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन वो नहीं है, ठीक है ना, तो उसको हम उस पार्ट को छोड़ रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पे आ रहे हैं। वो कैसे करते हैं देख लो, बस एक लाइन में देख लो कैसे करते हैं उसे। अगर कोई मॉडल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, ठीक है, कोई मॉडल y इक्वल टू a प्लस बी एक्स है, इनके बीच का जो एरर होगा वो क्या होगा, y माइनस a माइनस बी एक्स। ठीक है, दिस इज एप्सिलॉन। ठीक, ठीक है, तो कुछ करना नहीं होता उसमें, हमें बस इनके एप्सिलॉन के स्क्वायर का समेशन करके उनके डेरिवेटिव्स की बेसिस पर निकाल देना, मींस डेल ई बाई डेल ए कर लो, समेशन y माइनस ए माइनस बी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, समेशन एप्सिलॉन का स्क्वायर और उनका डेरिवेटिव निकालते चले जाओगे तो वैल्यूज तुम्हें मिल जाएंगी, जो कि तुम्हारे में डायरेक्ट वैल्यू लिखी हुई है, तुम्हें याद करना है, सीधे निकालना नहीं एग्जाम में वैल्यूज। ठीक है, दिस इज बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। ठीक, तो एग्जैक्टली तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, अलग अलग इसमें रिलेशनशिप डेवलप होते हैं कैसे, एक में एक्स वाई हो गया, दिस इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स। ठीक है, ऐसे कई रिलेशनशिप डेवलप होंगे, फिर दो इक्वेशन तो मिलते हैं, नॉर्मल इक्वेशन कहते हैं इन्हें, और सॉल्व करके तुम उनका आंसर निकाल लेते हो, ए और बी की वैल्यूज आ जाती है वहां से। ए और बी की वैल्यूज क्या एग्जैक्टली वो बताओ। ए इक्वल टू क्या है, नहीं नहीं, ए की वैल्यूज क्या है, समेशन एक्स स्क्वायर के फॉर्म में बताओ। ये वैल्यूज लिखी हुई तुम्हारी ना इंटरसेप्ट की, समेशन ऑफ वाई समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर। बी क्या है तुम्हारा, स्लोप, स्लोप की वैल्यू क्या है, एन
समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दो वैल्यूज हैं, निकालो इनको। डेटा बोलो। अब आपको चाहिए यहां से क्या, सुनिए, आपको यहां से चाहिए एक्स स्क्वायर समेशन ऑफ एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई एन। ठीक है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। अब वैल्यू बताओ एक्स की। 2 5 6 9 8 3 7। वाई बताओ, बात नहीं, ये भी ध्यान रखो, कैलकुलेट कर लो वरना एग्जाम में फिर आएगा, फिर वहां कैलकुलेट नहीं होना है। 3 7 4 10 5 6 4। ठीक है, समेशन ऑफ एक्स बताओ। 6 35 24 90 40 18 28। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है तुम्हें, वैल्यूज क्या होंगी? 4 25 36 81 64 9 एंड 49। ठीक है, निकालो वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी। ए की वैल्यू बताओ, बी की वैल्यू बताओ, देख के नहीं कैलकुलेट करो जरा सा पहले, अभी करोगे नहीं फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे तो लगेगा कि यही नहीं। एन सिग्मा एस स्क्वायर कहाँ लिखा है? एन एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी? टोटल सम वही तो लिखा है, बहुत इजी है ये, कुछ इसमें है नहीं, दोनों का जो प्रैक्टिकल फॉर्मुलेशन है आपके काम का वही है। क्या हो गया? सर एक अटेंडेंस शीट ले आइएगा, फ्लोट कर दीजिएगा अटेंडेंस शीट। बताओ भाई वैल्यू कितनी आई? मतलब पॉइंट कितने हैं? नहीं फ्रैक्शन में क्यों छोड़ोगे, तो काम ही नहीं होगा ना फिर तो, तुम्हें तो मल्टीप्लाई आगे तो छोड़ सकते हो वहां पर, वहां बता रहे उसके रीजन क्या है, अभी उसमें काम है ना हमें, जब मॉडल फिट होगा तो वैल्यू हम लोग चेक करेंगे ना क्या आ जा रही है। कितना आया?
वैल्यू बताओ भाई। मैं सबकी कॉपी भी चेक करने आ रहा हूँ, पता है तुम लोग ऐसे तो करोगे नहीं। सिर्फ पढ़ने से नहीं होने वाला, ध्यान रखो इस चीज को, स्टैटिस्टिक्स में बिना कैलकुलेशन पेन चलाए कुछ नहीं होना है। और खासतौर से उन लोगों के लिए जो बैकग्राउंड जिनका कॉमर्स का नहीं रहा है। तुम लोग कैलकुलेशन नहीं करते हो ना, इसीलिए इसीलिए करवा रहा हूँ, कोई वजह नहीं है। जब कैलकुलेशन पे हाथ नहीं चलेगा। 2 ए की वैल्यू 2.94, 2.94, बी की 0.46। ठीक है, आपकी दो वैल्यूज आ गई। आपका जो मॉडल आ गया फिटेड, वो क्या आ गया, वाई कैप इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप एक्स। वाई कैप इक्वल टू आपका आ गया 2.94 प्लस 0.46 एक्स। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। तो अब देखो, अब आपका ये ओरिजिनल मॉडल आइडेंटिफाई यहां से हो गया। ठीक है, अब इसकी बेसिस पर हम लोग वैल्यूज निकालते हैं। वाई कैप की प्रिडिक्टेड वैल्यू है ये। ठीक है, तो एक कॉलम यहां बना लो वाई के साथ में वाई कैप। अब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई कैप की वैल्यूज बताइए। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज के लिए वाई कैप की वैल्यू, मतलब क्या हो जाएगा, यहां से फर्स्ट वैल्यूज वाई कैप इक्वल टू क्या हो गया आपका मॉडल में, वाई कैप इक्वल टू 2.94 प्लस 0.46 एक्स। तो फर्स्ट वैल्यू क्या होगी 2 के लिए, कैलकुलेटर बताओ। इसको भी हम रब कर देते हैं, ऐसा काम हो गया हमारा ना। वाई कैप इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा 3.86। सेकंड बताओ। 3.86 और नेक्स्ट वैल्यू बताओ 5.24। नेक्स्ट 5.7। नेक्स्ट 7.08। नेक्स्ट 6.62। नेक्स्ट 4.32। नेक्स्ट 6.16। ठीक है, अब निकालिए आप जो है y माइनस वाई बार एंड y माइनस वाई कैप और इनका स्क्वायर, y माइनस वाई बार का स्क्वायर एंड
वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर और वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर। जरा ये निकाल के बताओ क्या क्या आएगा। दो कॉलम और पढ़ने हैं आपके। वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, वाई माइनस वाई कैप का स्क्वायर। देखिए ये वैल्यूज आपकी क्या आ गई। अब ये ओरिजिनल जो फिटेड वैल्यूज थी फोरकास्टिंग में वो आ गई ना यहाँ से मॉडल के साथ में। मॉडल के आइडेंटिफिकेशन के बाद जहाँ पे आपको कोफिशिएंट की वैल्यू ए और बी की वैल्यू आइडेंटिफाई हो गई, मिल गई, देन आप वहां से अब वाई कैप को निकाल रहे हो ए और बी के बाद। ठीक है, तो ये वैल्यू आपकी क्या है जो ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट में थी, ये आपकी फोरकास्टेड वैल्यू। ठीक है, अब इनका जो डिफरेंस ठीक है, जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं है ना, y माइनस वाई बार का जो स्क्वायर का टोटल सम होगा वो टोटल एक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। ठीक है, और ये y माइनस वाई कैप का जो स्क्वायर का सम है टोटल वो अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन है। और इनके बीच का जो डिफरेंस होगा उनका रेशियो क्या होगा वो देखते हैं। इतना कोर्स में है नहीं बट ठीक है पढ़ लो थोड़ा सा। y इक्वल टू आपने निकाला ना, y इक्वल टू मॉडल आपका ये था a प्लस बी एक्स, ये आपका ओरिजिनल मॉडल था जिसमें a और b का आपको वैल्यू नहीं मालूम थी। ठीक है, आपने क्या किया इसको y कैप इक्वल टू आ गया आपके पास a कैप प्लस b कैप x। ठीक है, अभी आपके पास मॉडल यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। अब यहाँ पे आप x की वैल्यू देते जाओ, y अपना प्रेडिक्शन देता जाएगा। मीनिंग ये हुआ कि जैसे मान लो आपके पास 4 साल का जीडीपी का डेटा है जो कि डिपेंड कर रहा है x की डिफरेंट वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, तो आपने वहां से क्या किया x और y के बीच में एस्टेब्लिश कर लिया जहाँ पे a और b आपको मिल जाएगा। a और b आपको मिल गया, अब इस 4 ईयर के बाद में फ्यूचर फोरकास्ट भी आप कर सकते हो। मीनिंग क्या हुआ, इस मॉडल के हेल्प से आप फोरकास्टिंग भी कर सकते हो। तो फोरकास्टेड वैल्यू अब देखो होगा क्या, आप निकाल क्यों रहे ये समझ लो। हमने आज फोरकास्ट किया वैल्यू को मान लो 2025 के लिए। ठीक है, जो वैल्यू मेरी फोरकास्टेड वैल्यू है और जो ओरिजिनल वैल्यू उसमें आएंगी एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे, ठीक है, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व वैल्यूज, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो है। तो फोरकास्टेड वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू तुम्हारी जो है उनके बीच का डिफरेंस जो कि क्या है एक्सप्लेन नहीं है अभी आज की डेट में, वो जब आएंगी तो होंगी। तो अनएक्सप्लेन्ड वैल्यूज और ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये एक्सप्लेन्ड है जो कि यहाँ पे आइडेंटिफाई है। ठीक है, बताया तो वाई कैप ए कैप प्लस बी कैप एक्स। कौन पूछा, किसने पूछा, आपने आपने निकाला नहीं ना पेन कॉपी में। वाई कैप इक्वल टू मैंने लिख दिया सिंपली यहां से ना, वाई कैप इक्वल टू ए कैप प्लस बी कैप एक्स। तो ए और बी की वैल्यू मिल गई ना आपको, यहां से आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज देते जाएंगे तो वाई कैप पूरा कॉलम आ गया वहां से, है ना। अगर इसको मैं जनरलाइज करके लिखूं आपके लिए, कोई बात नहीं, क्लियर नहीं होता है कभी कभी, इसको मैं लिख देता हूं इस तरीके से। वाई कैप ये लिख सकते हैं ना आप, जो कॉलम आपका होगा 2.94 प्लस 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 2। सेकेंड आपका 2.94 प्लस 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 5। 2.94 प्लस 0.46 मल्टीप्लाइड बाई 6, लाइक दैट। ये हो गया। ठीक है, ऐसे आपकी सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो y कैप और y के बीच का डिफरेंस का स्क्वायर जो आपका है वो टोटल अनएक्सप्लेन्ड बिहेवियर जो आपके डेटा सेट में है। ठीक है, मींस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन। और y माइनस वाई बार क्या हो गया, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन। ठीक है, निकालिए पहले इसको वैल्यूज निकालिए, इसलिए मैं निकलवा रहा हूं आपसे, वैल्यू निकालिए पहले। y माइनस वाई कैप का स्क्वायर, ये टोटल सम लेके जाएंगे हम लोग, और ये y माइनस वाई बार का स्क्वायर। निकालिए जरा इसको पहले।
वैल्यूज आ जाए जरा बता दो भाई हमें, सब लोग निकालो यार, क्यों बैठे हो? एग्जाम में फिर पूछा जाएगा, फिर तुम बता ही नहीं पाओगे। अब इसकी मीनिंग है, इसका एक एक्सप्लेनेशन है, सिग्निफिकेंस है बहुत अच्छा सा, इसलिए निकलवा रहा हूँ, निकालोगे समझ में भी नहीं आएगा। इसका एक बहुत अच्छा भी सिग्निफिकेंस है, जो मेजर कर लो। ठीक है, ये हो गया। चलो अब देखो, अब एक टर्म मैं यूज करने चल रहा हूं यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल आर स्क्वायर। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन? कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कैपिटल, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या है? स्लोप इंटरसेप्ट का, ये कैसे दिखेगा? नहीं वो तो बता रहे हैं, पहले इसको समझ तो लीजिए, दोनों वहीं से आ रहे हैं, आप बैक में आ जाएंगे। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या हो गया? इतना टिपिकल, उसको डेफिनेशन मत बताओ। अभी आपने क्या मेजर किया? दो वेरिएबल के बीच में कोरिलेशन मेजर किया, ठीक है। हमें क्या पता चलता है कि भाई y कैप इक्वल टू a कैप प्लस b कैप x कैप, सॉरी x, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, हाउ वेल द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x डिफाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल y। कितने अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है आपके डिपेंडेंट वेरिएबल को आइडेंटिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है, कितना एसोसिएटेड है y के साथ। सिर्फ मॉडल को निकाल लेने से मतलब नहीं है कि आपने मॉडल की वैल्यूज निकाल ली, y कैप इक्वल टू a कैप प्लस b कैप और x लिख दिया, इसका मीनिंग नहीं है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसपे ये मॉडल डिपेंड कर रहा है, वो कितना सिग्निफिकेंट भी है साथ में, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उस मॉडल को, ठीक है ना, कि कितने वेल डिफाइंड तरीके से वो y को एक्सप्लेन कर रहा है, उसका मेजरमेंट है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर इसकी वैल्यूज जो है मोर देन 50% हो जाए, है ना, मतलब 0.5 के आसपास अगर आ जाए, 0.6 के आसपास अगर आ जाए, तो मीनिंग क्या हुआ कि हाफ ऑफ द डेटा सेट को जो वैल्यूज हैं उसको ये x जो है डिफाइन कर रहा है पूरी तरीके से। लेकिन अब अगर x की, ध्यान रखना इस चीज को, आर स्क्वायर की वैल्यू अगर नियर बाई 1 के पास पहुंच जाए, आर स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ये ध्यान रखो, बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है ये। आर स्क्वायर की वैल्यू जो लाई करती है 0 से 1 के बीच में, आर स्क्वायर जितना क्लोज होगा 0 के, मीनिंग ये हुआ कि x तुम्हारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो y को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, y को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, उसके साथ वो एसोसिएटेड नहीं है बेहतर तरीके से। और जितना अधिक r की वैल्यू होगी, जितना नियर बाई 1 होगी, मीनिंग क्या हुआ, उतना ही वेल डिफाइंड वो y को एक्सप्लेन कर रहा है। बट एक बात समझो अब, कि अगर r की वैल्यू 1 हो जाए, r की वैल्यू अगर 0.9 से ज्यादा होती है, तो अब क्या होगा? मीनिंग हुई कि r की वैल्यू 0.9 से ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि अब x की ईच एंड एवरी वैल्यू बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से y को एक्सप्लेन कर रही है, और ये चीज जो है ना फिर कहीं ना कहीं बायस की तरफ जाती है। बात समझो तुम इस चीज को, तुम अपने लिए यूज कैसे करोगे? स्टैट्स पढ़ने का मतलब नहीं तुमने इसको निकाल लिया, मेजर कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, इसका मीनिंग नहीं है। तुम उसको यूज कैसे करोगे? तुमने एक x लिया जिस पर मॉडल तुम्हारा डिपेंड कर रहा है, मान लो सपोज तुम कहते हो कि भाई प्रोडक्शन हमारे जो है यूनिट का
ठीक है, किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। सपोज मान लो तुम कहते हो कि प्रोडक्शन प्रोडक्शन डिपेंड कर रहा है सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक है, या मान लो तुम अगर फर्टिलाइजर की बात करते हो, खेतों की बात करते हो, फार्मर की बात करते हो, तो वीट का जो प्रोडक्शन है वो डिपेंड कर रहा है इरिगेशन पर। सिंपल समझो, एकदम बेसिक, ठीक है। तो अब इरिगेशन पे डिपेंड कर रहा है, तुमने उसका मॉडल बनाया y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, एक मॉडल है जो कि डिपेंड करता है इसमें कि भाई प्रोडक्शन P इरिगेशन I पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्शन P A प्लस बी आई पर। तुमने क्या किया, यहां से ए कैप निकाला, बी कैप निकाला, ठीक है, एक्स, मीनिंग क्या हो गया, प्रोडक्शन P ए कैप प्लस बी कैप इरिगेशन आई। अब ये इरिगेशन आई पे डिपेंड कर रहा है, ये तो ठीक है, बट अगर आपका प्रोडक्शन क्लियरली डिफाइन करे इस वैल्यू को, ठीक है, तो कितना क्लियरली डिफाइन कर रहा है, मीनिंग ये हो गई कि आपकी जो फिटेड वैल्यू है, ठीक है ना, जो प्रिडिक्टेड वैल्यू है, उसका नेचर, उसका एसोसिएशन y के साथ में कैसा है। तो आप जब आर स्क्वायर निकालते हो तो आर स्क्वायर क्या बताता है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इरिगेशन आपका, वो कितने कंप्लीट तरीके से प्रोडक्शन पी को आइडेंटिफाई करता है, एक्सप्लेन करता है। जितना ही बेहतर वो एक्सप्लेन करेगा उतना ही चीजें अच्छी होंगी, बट इतना भी एक्सप्लेन नहीं करे वो कि आर स्क्वायर की वैल्यू अगर नियर बाई 1 चली जाए ना 0.9 के बाद, तो मीनिंग हो गया कि कहीं ना कहीं अब बायसनेस है और डेटा में अब अनबायस्ड नहीं है, डेटा पूरी तरीके से स्ट्रक्चर्ड है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू 0.7 0.8 तक आप बेहतर कह सकते हो, उसकी वैल्यू 0.45 से ज्यादा हो और 0.67 मतलब 7-8 तक हो, इट्स ओके। इसका फॉर्मूला क्या होता है आर स्क्वायर का, एक्सप्लेन्ड वेरिएबिलिटी, ठीक है, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन। और एक्सप्लेन्ड वेरिएशन क्या है आपका, इनकी जो कंसिस्टेंसी है, इनका जो एक तरीके से कह लो कि वेरिएंस है, इनकी जो वेरिएबिलिटी है माइनस इनकी जो वेरिएबिलिटी है, मीनिंग ये हो गई कि समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y माइनस वाई कैप का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर, मीन्स टोटल वेरिएशन माइनस अनएक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन टोटल वेरिएशन, दिस इज एक्सप्लेन्ड वेरिएशन, ठीक है, दिस इज टोटल वेरिएशन। उनका जो रेशियो है वो क्या है आपका आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर स्क्वायर कुछ और नहीं है, कितना वेल डिफाइंड तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट वेरिएबल वाई को एक्सप्लेन करता है उसी का डिटर्मिनेशन है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आर स्क्वायर, ठीक है। ठीक, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, देखिए कैपिटल आर स्क्वायर को स्मॉल आर से बिल्कुल भी रिलेट मत करिएगा, दिस इज द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये एक्सप्लेन करता है कि कितने बेहतर तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। टोटल वेरिएशन, एक्सप्लेन्ड वेरिएशन अपॉन
टोटल वेरिएशन। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से और तो कुछ छूट नहीं रहा है इसमें। ठीक है,